तो फिल्म की शुरुआत होती है जोसेफ नाम के इंस्पेक्टर से, जो कि अपने घर में अकेला था और वो एक लेटर लिख रहा था। थोड़ी देर के बाद ही वो अपने कमरे में वापस आता है और वहां अपने फांसी के फंदे से लटक जाता है और खुद की जान दे देता है। जिस कमरे में जोसेफ ने जान दी थी उसी कमरे में हम एक गैंग को भी बैठा हुआ देख पाते हैं, जिसमें 5 लोग थे और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक पुलिस स्टेशन में एक बस आ जाती है और उस बस के कंडक्टर यहाँ पर पुलिस वाले को बताता है कि हमारी बस में एक चोरी हो चुकी है, जिसमें एक बूढ़ी औरत की चेन चोरी हो चुकी है और उस बूढ़ी औरत का मानना ये है कि उसके बाजू वाली ही 2 औरतों पर उसे शक है और इन्होंने ही चेन चुराई होगी। सबसे पहले तो पूरी बस को चेक किया जाता है कि कहीं चेन बस में ही तो नहीं पड़ी है, लेकिन बस में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। जिसके बाद एसआई रविशंकर उन दोनों औरतों से कहता है कि अगर चेन चुराई हो तो अभी चुपचाप से दे दो, कोई भी केस फाइल नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे सीआई सर यहाँ पर आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पर दोनों औरतों का कहना ये था कि उन्होंने चेन नहीं चुराई है और थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर सीआई हरिशंकर की एंट्री हो जाती है, जो कि बहुत ही गुस्सेल वाला आदमी है। जब उसे बताया जाता है कि इन दोनों औरतों पर शक है तो यहाँ वो पहली औरत से कहने लगता है कि चैन वापस करो। वो औरत बताती है कि मैंने चैन नहीं चुराई है और वो प्रेग्नेंट भी है। तब हरिशंकर उस पहली औरत को बुरी तरह से मारने लगता है। ये देखकर दूसरी औरत पूरी तरह से डर जाती है और वो सर से कहने लगती है कि चैन हमने ही चुराई है और वो चैन हमारे ही पास है। वो चैन वापस कर देती है, लेकिन इस केस को देखते हुए हरिशंकर यहाँ के सारे पुलिस वालों को बुरी तरह से चिल्लाता है कि आखिरकार तुम्हारा दिमाग नहीं चल सकता तो पुलिस ऑफिसर की नौकरी ज्वाइन ही क्यों की है। तभी यहाँ पर एसआई रविशंकर हरि सर से कहता है कि सर अगर वो औरत सचमुच ही प्रेग्नेंट रही तो हम सबकी नौकरी जा सकती है, क्या हमें उसे रोकना चाहिए। तब हरिशंकर उससे कहता है कि तू अपनी नौकरी पर ध्यान दे, मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है। लेकिन रविशंकर को तो काफी डर लग रहा था, इसलिए वो डीवाईएसपी के पास कॉल करके उन्हें सब कुछ बताता है। वो बताता है कि हरिशंकर सर ने उस औरत को बुरी तरह से लात मारी, वो औरत प्रेग्नेंट है और अगर वो सचमुच ही प्रेग्नेंट रही तो हम सबकी नौकरी जा सकती है। तब डीवाईएसपी तुरंत ही हरिशंकर के पास कॉल करता है, लेकिन यहाँ पर हरिशंकर डीवाईएसपी को ही चिल्ला देता है और कहता है कि मुझे मेरा काम मत सिखाओ। और हरिशंकर को भी ये बात मालूम चल गई थी कि कोई पुलिस ऑफिसर डीवाईएसपी को चुगली कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वो सारे पुलिस वालों को सामने खड़ा करता है और उन्हें बुरी तरह से चिल्लाता है। वो कहता है कि अगर आज के बाद किसी ने भी उसकी चुगली की तो वो उसकी छुट्टी कर देगा। पर हरिशंकर को तो बहुत अच्छे से मालूम है कि उसकी चुगली किसने की है, लेकिन वो यहाँ पर नाम नहीं लेता है। अब थोड़ी देर के बाद ही पुलिस स्टेशन में चंद्रू नाम का एक बस कंडक्टर आता है। वो हरि सर से कहता है कि सर मेरी बीवी बीमार है और उसकी सर्जरी भी होने वाली है और उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए उसने अपनी बेटी को बर्थडे पर जो सोने की चैन गिफ्ट दी थी वो उसे गिरवी रखने के लिए गया था। लेकिन वहाँ उन लोगों का मानना ये है कि ये चैन नकली है, पर मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मैंने अपनी बेटी को असली चैन गिफ्ट की थी। जिसके बाद हरिशंकर चंद्रबाबू के साथ हॉस्पिटल जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी बीवी सचमुच बीमार है और उसकी सर्जरी भी होने वाली है। उसके साथ उसकी बेटी भी मौजूद थी। तब हरिशंकर यहाँ चंद्रबाबू की बेटी से पूछताछ करने लगता है। उसे वो कमरे से बाहर ले जाता है। पूछताछ के दौरान हरिशंकर पहले 2 मिनट में ही समझ जाता है कि चंद्रू की बेटी झूठ बोल रही है। तब वो सब कुछ सच बता देती है। वो बता देती है कि सर मेरे हाथ से वो चैन गुम हो गई है, लेकिन यहाँ भी वो झूठ बोल रही थी। लेकिन आखिर में वो सब सच बता देती है कि वो किसी लड़के को पसंद करती थी और उसी वजह से ये सारा काम खराब हुआ है। तो अब हरिशंकर उस चैन की फोटो खींचकर अपनी स्क्वाड ग्रुप में भेज देता है और अपने ऑफिसर से इस चैन के बारे में पता करने के लिए कहता है। अब ऑफिसर शहर के सारे ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं और इस चैन के बारे में पता करने लगते हैं, लेकिन शहर में सैकड़ों ज्वेलरी शॉप थे। वो ऑफिसर सोच रहे थे कि हम इस चैन के बारे में पता कर पाएंगे भी या फिर नहीं, लेकिन दूसरा पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि अगर हमने सारे ज्वेलरी शॉप को चेक नहीं किए तो हरिशंकर सर वापस आएंगे और फिर वो खुद चेक करेंगे और फिर हमारी नौकरी खतरे में जा सकती है। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें उस चैन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही उन्हें ये बात भी मालूम चल जाती है कि इसी तरह 2-3 चैन और भी थी जिन्हें ऐसे ही गिरवी रखा गया था। वो ये बात हरिशंकर सर को बता देते हैं और वो चैन भी लाकर हरिशंकर सर को दे देते हैं। जिसके बाद हरिशंकर डायरेक्ट जोसेफ के घर पर जाता है, क्योंकि उनमें से एक चैन जोसेफ सर ने अपनी बेटी को गिफ्ट की थी। जब यहाँ उस चैन को दिखाकर जोसेफ की बेटी से पूछा जाता है तो उसकी बेटी बताती है कि हाँ सर ये चैन मेरी है
और कुछ गुंडे बदमाशों ने उसके गले से इस चेन को छीन लिया था। हरिशंकर सर उसे देखकर समझ गए थे कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन फिलहाल उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। शाम को चंद्रू पुलिस स्टेशन में आता है। हरिशंकर उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि वो अपनी बेटी को भी साथ लेकर आए, लेकिन चंद्रू कहता है कि सर ये इतना जरूरी है क्या? हरिशंकर कहता है कि बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब बताना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी एक बहुत बड़े फ्रॉड में फंसी थी। तुम्हारी बेटी एक लड़के के साथ संबंध में थी। उस लड़के ने तुम्हारी बेटी को धोखा दिया। उसने तुम्हारी बेटी की गंदी वीडियोस बनाई और फिर वो तुम्हारी बेटी को ब्लैकमेल करने लगा। इसलिए तुम्हारी बेटी को सोने की चेन गिरवी रखनी पड़ी थी। लेकिन चंद्रू को हरिशंकर की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। यहाँ हरिशंकर उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी सिर्फ 17 साल की है, लेकिन चंद्रू फिर भी हरिशंकर से कहता है कि वो अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन में नहीं लाएगा, क्योंकि हरिशंकर की बातों पर उसे भरोसा नहीं है और उसे अपनी बेटी पर हद से ज्यादा भरोसा है। जिसके बाद हरिशंकर डीवाईएसपी साहुल से मिलता है। यहाँ पर साहुल उसे बताता है कि अब तुम इस केस पर काम नहीं करोगे, तुम्हें हैदराबाद भेजा जा रहा है साइबर ट्रेनिंग के लिए। लेकिन हरिशंकर बहुत अच्छे से जानता है कि ये केस उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो साहुल से कहता है कि वो कहीं भी नहीं जाने वाला है, वो इस केस पर ही काम करेगा। अब हरिशंकर जब अपने घर पहुंचा तो वो अपनी बीवी गीता को भी बताता है कि डीवाईएसपी साहुल उसे हैदराबाद भेजना चाहते हैं साइबर ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वो इस केस पर काम करेगा और लोगों के बारे में पता कर रहेगा। तभी हरिशंकर के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि चंद्रबाबू की बेटी ने आत्महत्या कर ली है, उसने फांसी लगा ली थी। और वह चंद्रबाबू हरिशंकर के ऊपर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, क्योंकि उसका मानना ये है कि ये सब कुछ हरिशंकर की वजह से हुआ है। लेकिन हरिशंकर उससे कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं, बल्कि उन लोगों की वजह से हुआ है जिन लोगों ने तुम्हारी बेटी को धोखा दिया है। अब हरिशंकर जैसे ही चंद्रबाबू की बेटी को देखने के लिए जाता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह गया था। उसे अपने फ्लैशबैक के सीन याद आने लगते हैं, उसे अलग तरह की एंजाइटी होने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे तैसे उसे घर भेजा जाता है, जहां पर कि गीता समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। और फिर थोड़ी देर के बाद ही हरिशंकर अपनी बीवी से अपनी बेटी चित्रा के बारे में पूछने लगता है, जो कि इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसने भी खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन यहाँ पर हरिशंकर गीता को मारने लगता है। तब गीता चिल्लाते हुए हरिशंकर से कहती है कि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी लड़की मारी गई है। जिसके बाद एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हरिशंकर श्याम नाम के एक लड़के का पीछा कर रहा था। वो उसे पकड़ लेता है और पुलिस स्टेशन ले आता है। मालूम चलता है कि सत्या ने एएसआई थॉमस की 16 साल की बेटी का गंदा वीडियो बनाया था। तब डीवाईएसपी साहुल ने गीता के पास कॉल किया था और उससे कहा था कि कुछ भी करो, लेकिन हरिशंकर को घर लेकर आओ, क्योंकि अभी उसका वहां पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद ही एएसआई थॉमस जेल में आता है और यहाँ आकर वो सत्या को बुरी तरह से मारने लगता है। सत्या कहता है कि सिर्फ तेरी बेटी की ही वीडियो नहीं है मेरे पास, बल्कि बहुत सारी लड़कियों की वीडियोस मेरे पास है। तब हरिशंकर जब उस लैपटॉप को चेक करने लगता है तो उस लैपटॉप में यहाँ पर हरिशंकर को अपनी बेटी नीला की भी वीडियो दिखाई पड़ती है, जो कि गंदी वीडियो थी और सत्या ने उसे फंसाकर इस तरह की वीडियोस बनाई थी। ये देखकर हरिशंकर पूरी तरह से हैरान रह गया था, जिसके बाद वो सत्या को इतनी बुरी तरह से मारता है कि यहाँ पर हरिशंकर ने सत्या की जान ले ली थी। वहाँ दूसरी तरफ गीता को भी ये बात मालूम चल चुकी थी। वो अपनी बेटी नीला के साथ थी। नीला यहाँ पर अपनी माँ से कहती है कि सत्या ने उसे नशीली चीजें पिला दी थी, जिस वजह से उसे कुछ भी याद नहीं था और उसके साथ ये सब कुछ हो गया। जैसे ही गीता को मालूम चला कि हरिशंकर घर पर आ गया है तो नीला ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। यहाँ पर गीता हरिशंकर को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, लेकिन हरिशंकर किसी भी हालत में कमरे के अंदर जाना चाहता है। वो दरवाजा तोड़कर जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो वो अपनी बेटी को फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाता है। ये देखकर वो बेहोश हो जाता है और तब से ही हरिशंकर को इसी तरह के पैनिक अटैक आया करते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। गीता यहाँ अपनी दोस्त से कह रही थी कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद से अब वो हरिशंकर के साथ नहीं रहना चाहती है, क्योंकि मैं जब उसके साथ रहती हूँ तो मुझे हमेशा एक ही बात सताती है कि हरिशंकर की वजह से ही हमारी बेटी की जान गई है। जिसके बाद हरिशंकर अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है। उसकी 4 लोगों की फैमिली थी और वो बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे। अब आगे हम देखते हैं कि एएसआई थॉमस जो है वो बहुत महीनों से जेल में थे और वो आज ही रिलीज हुए हैं। सत्या की जान हरिशंकर ने ली थी, लेकिन एएसआई थॉमस ने उसका इल्जाम अपने सर ले लिया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया था ये वजह हरिशंकर जानना चाहता था, इसलिए जब आज एएसआई थॉमस जेल से रिहा हुए हैं तो वो ये बात जानना चाहता था। ये बात एएसआई थॉमस की पत्नी भी जानती है। जिसके बाद हरिशंकर डीवाईएसपी साहुल से मिलने के लिए जाता है।
डीवाईएसपी साउल कहता है कि एएसआई थॉमस ने इल्जाम अपने सर इसलिए लिया था क्योंकि अगर वो नहीं लेते तो शायद पूरा डिपार्टमेंट सस्पेंड हो जाता। अब रात को एएसआई थॉमस और उसकी पत्नी साथ में बैठे हुए थे, तभी अचानक से आधी रात को उसके घर में 5 लोग घुस जाते हैं। दरअसल में ये लोग बताते हैं कि वो एलिस के दोस्त है, जो कि एएसआई थॉमस की बेटी थी जिसने फांसी लगाकर खुद की जान ले ली थी। ये 5 लोग बताते हैं कि वो एलिस के साथ 12th क्लास में साथ में पढ़ा करते थे, लेकिन एएसआई थॉमस को इन लोगों पर शुरुआत से ही शक हो रहा था। इन 5 लोगों में 2 लड़की थी जिनके नाम सेलिन और एना थे, जिनमें 3 लड़के थे जिनका नाम सत्या, क्रिस्टी और लांस है। तो उनमें से सेलिन और एना जो है वो नींबू पानी बनाने के लिए चले जाते हैं। नींबू पानी पिलाने के बाद यहाँ पर 12th की एक ग्रुप फोटो बताते हुए एएसआई थॉमस इनसे कहता है कि चलो इनमें से बताओ कि इंग्लिश की टीचर कौन सी है। और यहाँ पर एएसआई थॉमस समझ जाता है कि ये जरूर झूठ बोल रहे हैं, ये लोग कौन है ये तो नहीं मालूम, लेकिन इनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। तब क्रिस्टी यहाँ पर एएसआई थॉमस को सत्या की फोटो बताते हुए कहता है कि क्या तुम इसे जानते हो, ये हमारा दोस्त था जिसका नाम सत्या है और इसी को आपने ही मारा है, आपकी वजह से ही मारा गया था। अब एएसआई थॉमस उसके ऊपर हमला करने लगता है कि तभी यहाँ पर वो लोग एएसआई थॉमस की बेटी एलिस की वो गंदी वीडियो बताने लगते हैं कि तभी यहाँ पर मालूम चलता है कि इन्होंने पहले ही नींबू पानी में जहर मिला दिया था, जिस वजह से एएसआई थॉमस की पत्नी और उनके मुंह और नाक से खून बहने लगता है। तभी थॉमस की पत्नी उन्हें बताती है कि दरअसल में थॉमस ने उन्हें नहीं मारा था, बल्कि हरिशंकर ने सत्या को मारा था। तभी वो लोग उसके मोबाइल से हरिशंकर की फोटो देख लेते हैं और अब उनका अगला टारगेट हरिशंकर ही है, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि सत्या को एएसआई थॉमस ने मारा है, लेकिन असली गुनहगार तो उनका हरिशंकर है। एएसआई थॉमस कल ही जेल से रिलीज हुआ था और कल के कल ही क्रिस्टी की गैंग ने उन्हें मार दिया था, क्योंकि वो लोग एएसआई थॉमस का रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद यहाँ पर हरिशंकर एएसआई थॉमस के घर पर इन्वेस्टिगेशन करके सारी चीजें देखता है। यहाँ डीवाईएसपी साउल को ऐसा लग रहा था कि ये तो एक सुसाइड केस है, लेकिन हरिशंकर उसे बताता है कि एक सुसाइड केस नहीं बल्कि एक मर्डर है। वो 5 लोग थे, उन सभी ने नींबू पानी पिया था क्योंकि वो गिलास अभी तक गीले हैं। डस्टबिन में निचोड़े हुए नींबू हैं और गेट अंदर से बंद है और ये लोग ऊपर से भागे थे, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ कौन कर सकता है। अब यहाँ पर हरिशंकर जो है वो अपनी बेटी के दोस्तों से श्याम के बारे में पता करने लगता है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा उसे कोई भी डिटेल्स नहीं मिल रही थी। जिसके बाद हरिशंकर जोसेफ की बेटी से बात करने के लिए जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जोसेफ की बेटी झूठ बोल रही थी। तब वो सच बताती है कि दरअसल में उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, उसका भी गंदा वीडियो बनाया गया था। तब हरिशंकर को तीसरी चेन की डिटेल्स मिल गई थी। वो उस लड़की से पूछताछ करने के लिए जाता है कि आखिरकार तुम्हें ये चेन कहाँ मिली थी। तो वो लड़की बताती है कि वो एक मॉल में काम किया करती थी और वहीं पर उसे एक जीन्स में ये चेन मिली थी और ये बात लगभग 3 महीने पहले की है। तब हरिशंकर तुरंत ही उस मॉल में जाता है और वहां के सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है। चेक करने पर उसे यहाँ पर एना नाम की लड़की दिखाई पड़ती है और इसी लड़की के द्वारा ही उस जीन्स को बदला गया था और उसी जीन्स में से ये चेन भी मिली थी। तो अब हरिशंकर एना के बारे में पता करने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि एना के बाकी के साथी जो है वो उसी के आजू बाजू मौजूद थे, जो कि हरिशंकर को टारगेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हरिशंकर को कुछ भी नहीं मालूम था, जबकि क्रिस्टी और उसके गैंग के लोग तो हरिशंकर के ऊपर हमला करने वाले थे। लेकिन अब उन्हें पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि हरिशंकर ने उनकी गैंग के एना को पहचान लिया है, इसलिए अब उन्हें वापस बेंगलोर जाना पड़ेगा और कुछ दिन बाद वो वापस आएंगे और हरिशंकर को मारेंगे। ऐसा उन्होंने प्लान किया था। अब यहाँ पर हरिशंकर अपने ऑफिसर से कहता है कि उसे बेंगलोर जाना है, क्योंकि उसने एना के बारे में पता किया है और वो एना दरअसल में बेंगलोर में ही किसी क्लब वगैरह में अक्सर जाया करती है। इसलिए अपने सर से परमिशन लेने के बाद हरिशंकर तुरंत ही बेंगलोर के लिए निकल जाता है और क्रिस्टी और उसके गैंग के लोग भी बेंगलोर ही जा चुके थे। मतलब हरिशंकर और क्रिस्टी के गैंग दोनों ही बेंगलोर में मौजूद थे। अब हरिशंकर जगह जगह पर जाकर एना के बारे में पता करने लगता है। एना और उसके बाकी के साथी जो है वो अब बेंगलोर में मजे करने लगे थे और कई प्रकार के नशे करने लगे थे। वो बस हरिशंकर को मारने के लिए थोड़ा सा वक्त गुजार रहे थे। अब रात को हरिशंकर के पास उसी के टीम मेंबर का एक कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि एना को एक क्लब में देखा गया है, वो वहां पर डांस कर रही है। जैसे ही हरिशंकर वहां पहुंचा तो एना ने उसे पहचान लिया था। वो देखकर एना तुरंत ही भाग निकलती है। यहाँ पर हरिशंकर की टीम उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन एना तो कार से निकल गई थी। लेकिन उसके गाड़ी पर एक ट्रैकर फिट कर दिया गया था
ऐना ने क्रिस्टी को भी ये सारी बात बता दी थी कि उसके पीछे हरिशंकर और उसकी टीम पड़ी हुई है, लेकिन क्रिस्टी फिलहाल कुछ नहीं कर सकता है। हरिशंकर पीछा करते हुए ऐना की कार के पास पहुंच जाता है कि तभी ऐना उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है और तभी ऐना की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। तब ऐना की डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा था कि तभी यहाँ पर हम ऐना के बाकी साथियों को देख पाते हैं जो कि ऐना की डेड बॉडी के पास रो रहे थे। अब जब डॉक्टर उनके पास जाती है और वो उनसे जब पूछती है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। वो लोग तो पहले ही गुस्से में थे, तो वो उस डॉक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं और तभी यहाँ पर हरिशंकर आ जाता है। लेकिन वो लोग हरिशंकर के ऊपर बारी बारी से हमला कर रहे थे, लेकिन अकेला हरिशंकर ही इन सभी लोगों के ऊपर भारी था। वो सभी लोग मौका देखकर यहाँ से भाग निकलते हैं और अब तो वो और भी ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि हरिशंकर ने उन सभी के चेहरे देख लिए थे। लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि वो सभी से बदला लेकर रहेंगे और हरिशंकर को भी जरूर मारेंगे। अब हरिशंकर उस डॉक्टर के पास जाता है जिसके ऊपर क्रिस्टी की गैंग ने हमला किया था। डॉक्टर बताती है कि मैं ऐना और सेलिन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये लोग ओवरडोज के कारण यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में आए हुए थे। ये लोग पूरी तरह से पागल थे और लोगों को ड्रग्स बेचने का काम किया करते थे। अब धीरे धीरे परतें खुलती है और यहाँ हरिशंकर एक पुलिस वाले से मिलता है। पुलिस वाला यहाँ पर ऐना, सेलिन और श्याम के केस के बारे में बताता है। वो कांस्टेबल बताता है कि लगभग 8 महीने पहले ये तीनों ही एक बस में ड्रग्स ले रहे थे, जिस वजह से जोसेफ सर को एक्शन लेना पड़ा था और वो तुरंत ही उस बस में गए थे। ये लोग बुरी तरह से वहां पर कोहराम मचा रहे थे। तब जोसेफ सर ने इन तीनों को अरेस्ट किया और इन्हें अपने साथ ले जाने लगा। इनके पास लगभग 1 किलो ड्रग्स भी मौजूद था। वो उन्हें अपने कब्जे में ले लेता है और इनको जेल ले जाने लगा था। बीच रास्ते में जोसेफ सर उस ड्रग्स को लेने भी लगे थे और साथ ही वो ऐना के ऊपर गंदी नजरें डाल रहे थे। वो उसके ऊपर इधर उधर हाथ फेर रहे थे। लेकिन अब जोसेफ सर ड्रग्स के नशे में आ चुके थे, इसलिए वो उस लड़की के साथ कुछ करना चाहते थे। इसलिए वो कार को बीच जंगल में लेकर गए और वहां जाकर उन्होंने ऐना और सेलिन के साथ दुष्कर्म किया था। ये सारी चीजें श्याम जीप से देख रहा था, जिसके हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी। इसी वजह से श्याम ने जोसेफ से बदला लिया था। ये सारी बातें हरिशंकर और डीवाईएसपी साहुल डीएसपी सर को बता रहे थे। थोड़ी देर के बाद ही बस के कंडक्टर मतलब कि चंद्रबाबू को यहाँ पर बुलाया जाता है। उसे श्याम की फोटो दिखाई जाती है और पूछा जाता है कि क्या तुम इसे जानते हो और इसे तुम लास्ट बार कब मिले थे। चंद्रू बताता है कि जब वो लोग बस में थे तब वो अपनी बेटी के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, क्योंकि उसका हाल ही में एग्जाम हुआ था। तभी अचानक से बस में कोई उत्पात मचाने लगा था। जब वो उनके पास गया तो उसने देखा कि 2 लड़कियां और एक लड़का वहां पर ड्रग्स ले रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने। बदले में उन लोगों ने मुझे ही बुरी तरह से मार दिया था। जैसे ही मुझे ये मालूम लगा कि ये बुरे लोग हैं तो उसने तुरंत ही पुलिस के पास कॉल किया और तुरंत ही जोसेफ सर को यहाँ पर बुलाया था। डीवाईएसपी साहुल चंद्रू से कहते हैं कि इन लोगों की वजह से ही तुम्हारी बेटी की जान गई है, लेकिन चंद्रू कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे तो बस हरिशंकर को सजा दिलाना है। तब यहाँ पर हरिशंकर अपना दिमाग लगाता है और वो सोचता है कि इन लोगों ने सिर्फ उन लोगों का गंदा वीडियो बनाना है जिन लोगों ने इनके साथ कुछ बुरा किया है। इसलिए हरिशंकर गीता के पास जाता है। डीवाईएसपी साहुल यहाँ श्याम की फोटो बताते हुए कहता है कि क्या तुम इन्हें जानती हो। तब यहाँ पर गीता उन्हें एक फ्लैशबैक का सीन याद दिलाती है, जब वो अपनी बेटी नीला के साथ कहीं पर जा रही होती है। तभी उसने देखा कि बाजू में ही श्याम, सेलिन और ऐना बैठे हुए हैं। वो तीनों ही ड्रग्स लेने लगे थे और उन्हें जब उसने रोकने की कोशिश की तो यहाँ श्याम ने उसके ऊपर हमला किया और उसे मारा। तभी यहाँ पर बस कंडक्टर आया था और उसने फौरन ही पुलिस वालों को कॉल किया था। वो कहीं भाग नहीं पाए थे क्योंकि बस का गेट बंद कर दिया गया था। बाद में पुलिस यहाँ पर आई और उन्होंने इन्हें अरेस्ट करके लेकर चली गई। ये सुनने के बाद हरिशंकर समझ गया कि इन सब के पीछे उन लोगों का हाथ है और उसकी कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन अगर ये सारी बात उसने गीता को बताई तो गीता हमेशा गिल्ट में रहेगी, जो गिल्ट में हरिशंकर हमेशा से रहा है। इसलिए यहाँ पर हरिशंकर ने गीता को कुछ भी नहीं बताया और उनका यहाँ पर डिवोर्स हो गया। अब हरिशंकर अपने एक ऑफिसर के पास कॉल करता है और वो उससे कहता है कि बस कंडक्टर चंद्रू के ऊपर नजर रखे, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। वो किसी भी पल उसे मार सकते हैं, इसलिए हमें उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। जब वो लोग चंद्रू के घर पहुंचे तो मालूम चलता है कि चंद्रू तो बस स्टैंड के लिए निकल चुका है अपनी ड्यूटी के लिए। यहाँ पर चंद्रू ने हरिशंकर को देख लिया था। हरिशंकर उसका पीछा कर रहा था कि तभी चंद्रू के सामने क्रिस्टी की पूरी गैंग आ जाती है और वो चंद्रू को मार कर यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ हरिशंकर उसे नहीं बचा पाया था। जब वो घर पहुंचा तो उसे याद आया कि अगली बारी शायद अब उसकी बीवी गीता की है। जब वो गीता के घर पहुंचा
तो गीता तो वहाँ उसके पापा के घर जा चुकी थी और शायद गीता यहाँ पर अपना मूड फ्रेश करने के लिए आई थी। वो अपने पापा के साथ मौजूद थी कि तभी उसकी बेटी के ऊपर बहुत सारा खून आ जाता है। उन्होंने उनके नौकर को मार दिया था। हरिशंकर को बहुत अच्छे से मालूम चल गया था कि गीता खतरे में है, इसलिए वो गीता के पापा के घर जाने लगता है। तभी क्रिस्टी जो है वो यहाँ हरिशंकर के पास वीडियो कॉल करता है और कहता है कि तेरी बीबी और तेरा पूरा परिवार खतरे में है, क्योंकि मैं उन्हें जल्द से जल्द मारने वाला हूँ। हरिशंकर कहता है कि मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच रहा हूँ, तुम कुछ भी ना करो। अब आगे हम देखते हैं कि गीता के पापा के पास एक बंदूक थी, जिनके वो हाथ लग जाती है। तब वो बेधड़क क्रिस्टी की गैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो सारे लोग छिप चुके थे और आखिर में वो गीता के पापा को मार देते हैं। लेकिन गीता यहाँ से भागने में कामयाब तो हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्रिस्टी ने उन्हें पकड़ लिया था। उसने गीता को बुरी तरह से मारा। वो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी और इसका फायदा उठाकर यहाँ पर गीता की छोटी बेटी जो है वो जंगल में भाग गई थी। और तभी हम देखते हैं कि अब यहाँ पर हरिशंकर भी आ चुका था। गीता उसे बताती है कि हमारी बेटी जंगल की ओर भागी है और वो चारों उसके पीछे गए हैं। माँ गीता और हरिशंकर की बेटी मिन्नू जो है वो एक झोपड़े में छिप जाती है और ये चारों लोग उसे ढूंढ रहे थे। आखिरकार इन लोगों ने मिन्नू को ढूंढ लिया था। जब वो उसके पास जा ही रहे थे कि तभी यहाँ पर हरिशंकर आ जाता है और वो इनसे फाइट करने लगता है। ये चारों लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और ये चारों मिलकर हरिशंकर के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन आखिर में हरिशंकर ने इन्हें बुरी तरह से मारा था। और आखिर में हरिशंकर ने इन सब की ऐसी हालत कर दी थी कि ये पूरी तरह से अधमरे हो चुके थे। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन सभी को अरेस्ट कर लेती है। अब कहानी कुछ महीने आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब गीता और हरिशंकर फिर से साथ में रहने लगे थे और आज मिन्नू का जन्मदिन था, इसलिए डीवाईएसपी साहुल भी यहाँ पर आया हुआ था। वो हरिशंकर से बात करता है और कहता है कि तुमने टीवी पर न्यूज़ देखी, और साथ ही वो उससे कहता है कि कल तुम कहाँ गए थे, मैंने तुम्हें बहुत कॉल लगाने की कोशिश की थी। लेकिन हरिशंकर बताता है कि कल उसका मोबाइल स्विच ऑफ था और वो घर पर ही मौजूद था। अब डीवाईएसपी साहुल हरिशंकर को न्यूज़ दिखाता है और मालूम चलता है कि दरअसल में वो चारों लोग जो जेल में बंद थे वो कुछ महीनों के बाद ही जेल से कल रिहा हो गए थे, लेकिन अब वो चारों ही मारे जा चुके हैं। जिसके बाद एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि कल का, जब वो कल ही रिलीज हुए थे तो वो सभी लोग एक जगह पर थे। बाहर निकलते से ही सबसे पहले उन लोगों ने ड्रग्स लिया था और ये डिसाइड किया था कि वो हरिशंकर को मारेंगे कि तभी उनके नाक और मुंह से खून बहने लगता है और उनकी जान जाने लगती है। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान थे कि आखिरकार उनके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। धीरे धीरे करके अब उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी कि तभी यहाँ सामने एक इंसान खड़ा हुआ था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हरिशंकर होता है। हरिशंकर ने ही इन्हीं के पास ड्रग्स पहुंचाया था और उस ड्रग्स में जहर था। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है।